नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उसमें माध्यिका जो दूसरे नंबर पे आता है उसको पढ़ते हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने माध्य यानी समांतर माध्य औसत जो है उसकी चर्चा आपके साथ की थी और उसका पूरा अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कर लिया था। आज जो है उसका अध्ययन माध्यिका का जो अध्ययन है वो हम आपके साथ करने वाले हैं। तो माध्यिका और माध्य, देखो इसको पढ़ते समय हमें माध्य को थोड़ा सा दिमाग में रखना है ताकि इन दोनों में हम थोड़ा अंतर कर सकें। ठीक है, तो एक दो अंतर की चीजें मैं आपसे पूछने वाला भी हूँ। जैसे जैसे पढ़ेंगे बीच में बात आएगी तो मैं आपसे पूछूंगा। तो आज शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। बने रहें वीडियो के साथ। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है माध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, अब ये सब बातें जो मैंने आपके सामने लिख रखी हैं ये सब माध्यिका की विशेषताएं हैं और इनसे इतने प्रश्न बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि लगभग जो प्रश्न बनते हैं वो थ्योरी से बनते हैं, क्योंकि थ्योरी हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम सवाल निकालते रहते हैं और सवाल से इतने प्रश्न पूछे जाते नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सवाल पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, परंतु थ्योरी आनी अति आवश्यक है। चलो पहली बात करते हैं। नंबर 1, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप होता है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप होता है। स्थिति मतलब पोजीशन। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसमें स्थिति माप होता है, यानी ये क्या करती है, ये पोजीशन बताती है। समंक जो आपको दिए हुए होते हैं उन समंकों की पोजीशन बताती है, स्थिति बताती है, उनका स्थान बताती है। कई बार पूछा गया प्रश्न, माध्यिका है स्थिति माप, मतलब उत्तर तो यही आना है ना, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप है। कहने का मतलब ये स्थिति की जो मापन की क्रिया है उसको पूरा करती है। तो पहला बिंदु क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप है, स्थिति माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति पोजीशन वैल्यू है, स्थिति बताती है कि क्या कहां पर है। अब नंबर 2 की चर्चा करते हैं। नंबर 2, माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्यमान मतलब 50%। माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्यमान होता है, यानी 50% हो, 50% आधा, 50% आधे तो हो गए ना, तो मध्यमान होता है, आधा होता है, मतलब 50% होता है। और जो समंक आपको दिए हुए होते हैं इनसे आधे समंक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और आधे समंक क्या होते हैं, इससे बड़े होते हैं। आधे समंक क्या होते हैं, छोटे, और आधे समंक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आपको यहाँ पहले स्थिति माप इसमें बताया था, इसमें आपको ये बताना है कि समांतर माध्य किस प्रकार का माप है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का किस प्रकार का माप है वो आपको कमेंट में उत्तर बताना है ताकि इसका अंतर आप कर सको। तो माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्यमान होता है, यानी 50% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आधे मान जो है समंक में आपको दिए हुए होते हैं वो माध्यिका से छोटे होते हैं, और आधे मान क्या होते हैं, इससे बड़े होते हैं। जो समंक आपको दे रखे है ना, सवाल जिसको करना होता है, वो समंक जो है वो आधे तो इससे छोटे हैं इसके मान से, और आधे क्या इससे बड़े हो गए। नंबर 2। नंबर 3, अब इसका उपयोग कहां करते हैं। माध्यिका का उपयोग हम कहां पर करते हैं, तो तथ्यों की जानकारी के लिए करते हैं। और तथ्यों की जानकारी में हमने एग्जांपल रखा है, जैसे बुद्धिमत्ता की जानकारी लेनी है, बुद्धिमत्ता की जानकारी लेनी है, किसका प्रयोग किया जाएगा, माध्यिका का। ईमानदारी की जांच करनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, माध्यिका का। चातुर्यता का प्रयोग किया जाए
या उपयोग किया जाए या माप ज्ञात किया जाए तो किसका उपयोग किया जाएगा? माध्यिका का। कहने का मतलब है गुणात्मक, ये सब गुण है। बुद्धि, बुद्धिमता गुण है, ईमानदारी गुण है, और चातुर्यता भी क्या है? गुण है। कहने का मतलब इन तथ्य जो आपको दे रखे हैं उनमें गुणात्मक जो चीजें होती हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? माध्यिका का प्रयोग करते हैं। ये सब गुणात्मक भाई, सब गुणात्मक। इसका मतलब है माध्यिका कैसी होती है? गुणात्मक होती है। देखो एक होता है मात्रात्मक, ये मात्रात्मक नहीं है। कैसी होगी? गुणात्मक। क्यों? क्योंकि एक सब गुण है, गुण की जांच करने के लिए माध्यिका का प्रयोग करते हैं। अगली बात करते हैं नंबर 4। माध्यिका अपने चरम मूल्यों से अप्रभावित होता है। चरम मूल्य क्या होता है? चरम, बड़े से बड़ा। माध्यिका अपने जो चरम मूल्य हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसको सवाल एक मैंने कर रखा है, इस सवाल के आधार पर आपको मैं बताने वाला हूं कि चरम मूल्य में कितना भी परिवर्तन कर दो, माध्यिका के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ना टेंशन लिया करो। तो माध्यिका अपने चरम मूल्य से क्या होता है? अप्रभावित होता है। ठीक है, अब ये बात आ गई ना वापस, गुणात्मक तथ्यों के मापन में इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों का मापन जो करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। बात आ गई ना, ये सब गुणात्मक है। गुणात्मक तथ्यों के मापन में इसका क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। किसका? माध्यिका। चलो आगे चलते हैं, नंबर 6। अब बात यहां पर चौथे नंबर में बताई थी आपको, माध्यिका अपने चरम मूल्य से प्रभावित होता है, तो ये बात समांतर माध्य से संबंधित आपको बतानी है कमेंट में। माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन, माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है। माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया समांतर माध्य विचलन जो है वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। माध्यिका के आधार पर माध्य विचलन जो ज्ञात किया जाता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें विचलन जो आता है वो न्यूनतम आता है। विचलन क्या आएगा? न्यूनतम, कम से कम आता है। और जब अंतर कम से कम हो, विचलन कम से कम हो, तो वो क्या माना जाएगा? सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। अब बात यहाँ आपको ये बतानी है कि समांतर माध्य के आधार पर कौन से विचलन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कमेंट में। सर्वश्रेष्ठ होता है मतलब माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन जो होता है वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह मान अन्य माध्यों की तुलना में क्या होता है? न्यूनतम होता है। अन्य माध्य का मतलब समांतर माध्य, बहुलक, इनकी तुलना में इसका मान क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। और जो मान न्यूनतम आता है वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अरे बीच में गैप कम होना चाहिए ना, दो राशियों के बीच में कम से कम अंतर आएगा तभी तो सटीक आएगा ना उत्तर। अब एक तो 2 है, एक 100 है, अब 200 के बीच में तो 98 का अंतर आ गया। अब 98 के हिसाब से तो पता नहीं बीच में कितना परिवर्तन हो सकता है। तो ये हुआ नंबर 6। नंबर 7 बात करते हैं, माध्यिका की सहायता से समंकों का बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। मतलब इसके आधार पर आप समंक जो है उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। मतलब गणितीय क्रियाएं जो है इनके माध्यम से आप नहीं कर सकते हो। इन सवाल करना खातर गणितीय क्रिया रचना पर माध्यिका के आधार पर थारे वापस सवाल पर थे जा नहीं सको, इसलिए क्या कह सकते हैं कि माध्यिका जो है इसके समंक है, उनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? इनका बीजीय विवेचन नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता है। समांतर माध्य के आधार पर बताना, समांतर माध्य के आधार पर बताओ। माध्यिका की सहायता से समंकों का बीजीय विवेचन संभव नहीं है। माध्यिका के आधार पर समंकों का बीजीय विवेचन संभव नहीं होता है। बात क्लियर? पॉइंट कितना होगा? 7। चलो आगे बात करो। अब ग्राफ की चर्चा करो, नंबर 8 है। मतलब माध्यिका जो है उसका रेखा चित्र बनाया जा सकता है क्या? तो भाई माध्यिका जो है यदि उसमें श्रेणी सतत है, सतत अखंडित श्रेणी,
क्लास इंटरवल वाली श्रेणी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब माध्यिका को सतत श्रेणी में रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बात महत्वपूर्ण हुई ना, श्रेणी कौन सी होनी चाहिए, सतत, तब जाके क्या होगा, इसको हम रेखा चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि श्रेणी कौन सी हो, सतत हो, तब हम क्या कर सकते हैं, माध्यिका को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका जो रेखा चित्र होता है, इसको वक्र भी बोल सकते हैं, इसका जो रेखा चित्र होता है वो संचयी होता है, और इसके नाम बहुत सारे हैं। कौन कौन से नाम है, याद करने भाई। तथा इस वक्र को, मतलब जो ये रेखा चित्र बन रहा है ना, इस रेखा चित्र को यानी वक्र को संचयी आवर्ती वक्र, कौन सा है, संचयी आवर्ती वक्र या तोरण वक्र। तोरण द्वार जानोगे, तोरण, अरे तोरण द्वार जानोगे, तोरण तोरण को दरवाजा हो ना, गोल है तोरण द्वार ऐसा। तो तोरण वक्र यही पहला नाम क्या बताया, संचयी आवर्ती वक्र, इसका नाम दूसरा तोरण वक्र भी कह सकते हैं उसको, और ओजाई वक्र भी कह सकते हैं। तीसरा नाम क्या है, ओजाई वक्र, और चौथा नाम क्या है, गाल्टन वक्र के नाम से जाना जाता है। मतलब माध्यिका को सतत श्रेणी में आप क्या कर सकते हो, रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हो, और इन रेखा चित्रों के नाम क्या है, संचयी आवर्ती वक्र है, तोरण वक्र है, ओजाई वक्र है और गाल्टन वक्र है। ठीक है, इन नामों से इनके वक्र को जाना जाता है, या रेखा चित्रों को जाना जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इन चारों के नाम याद करने हैं, क्योंकि वो पूछ लेगा ऑप्शन में चारों दे देगा, नहीं फिर पांचों में उपरोक्त सभी हो गया। पढ़े अब देखो नंबर 9, माध्यिका की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संचयी आवर्ती का प्रयोग करना पड़ रहा है। मतलब माध्यिका जब हम ज्ञात करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी के अलावा जो खंडित और सतत श्रेणी आपको मिलेगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी यानी बारंबारता मिलेगी, और बारंबारता की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी संचयी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति। माध्यिका की गणना करने हेतु संचयी आवर्ती यानी CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाएगा, संचयी आवर्ती का प्रयोग किया जाता है, किसकी गणना करने के लिए, माध्यिका की गणना करने के लिए। तो ये पॉइंट कितने हुए, 9 बिंदुओं में किसी को कोई दिक्कत है और क्या क्या समझ में आया, कमेंट में उत्तर बताना। अब बात करते हैं माध्यिका की गणना की, कि माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। माध्यिका की गणना कैसे की जाती है, तो सबसे पहले भी श्रेणी कितनी है, एक तो है व्यक्तिगत, दूसरी कौन सी है, खंडित, और तीसरी कौन सी है, अखंडित या सतत। कितनी श्रेणी है, 3 हम। तो सबसे पहले किसमें करेंगे हम, व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे करेंगे, तो भाई 2 बात याद रखियो, 2 बात कौन कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो समंक वगैरह जो आंकड़े आपको दे रखे होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब छोटा बड़ा कैसे भी लिखा हुआ होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, हम उन आंकड़ों को, उन समंकों को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपको व्यक्तिगत श्रेणी में जो समंक आपको दे रखे होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। पहला कार्य ये करना है, पहला काम कौन सा करना है, समंकों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, चाहे आप आरोही क्रम में लिखो चाहे आप अवरोही क्रम में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उत्तर एक सही आएगा। परंतु ध्यान किस बात की रखनी है, अवरोही क्रम उल्टा हो जाता है, आरोही क्रम अपने हिसाब से सीधा हो जाता है। तो एक ही कर लियो, कोई पूछा तो आगल है को नहीं, आगलो कहीं आरोही क्रम में करो अवरोही क्रम में, थारी मर्जी आप कर लियो, तो क्यों झंझट में पड़ो, आरोही में कर लियो, अवरोही में भी उत्तर वही आएगा, आरोही में भी उत्तर वही आएगा। तो करना क्या है कि समंक जो आपको दे रखे होते हैं उन समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक सूत्र लगाना है कि कौन सा पद है। वो पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m = n + 1/2।
n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम, कितने हैं वो, व्यक्ति की श्रेणी में है कितने, आपको आंकड़े 5, 7, 10 कितने दे रखे हैं, आपको आंकड़े कितने दे रखे हैं, वो n है, उनमें क्या करें, एक जोड़े, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 आंकड़े हैं तो n कितना हो गया 7 प्लस 1 बटा कितना हो गया 2, तो 7 रे कितने हो गए 8, 8 बटे 2 का मतलब 4, मतलब चौथे नंबर पे कौन है वही उत्तर है, चौथे नंबर पे है कौन वो उत्तर है, तो वहां पद है, तो मतलब n+1/2 करने के बाद जो पद प्राप्त होता है उसके सामने जो वैल्यू होती है उस पद के सामने वही उसका क्या होता है, उत्तर होता है। तो ये इसकी क्या है, एक प्रक्रिया है। अब चलते हैं आगे, संख्याओं को क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में करो और चाहे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखा है, फिर n बराबर n+1/2 वह पद, मतलब n आपको ये नंबर दे रखे हैं वो कितने हैं उसके हिसाब से। चलो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, 20, 22, 18, 25, 30 की गणना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब आपको समक दे रखे हैं 20 है, 22 है, 18 है, 25 है, 30 है, इसकी क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो भी आप देखो इसमें क्या है, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है या अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो मेरे विचार से तो किसी भी क्रम में नहीं है क्या, नहीं है, तो क्या करें, इसको आरोही क्रम में लिखो आप। तो ये पहले गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n तो कितने हो गए, 5 हो गए, सीधी सीधी बात है, n 5 है, ये जितने दे रखे वही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, तो n कितने हो गए 5, तो पिछोता तो आप कंप्लीट हो जाएगा, पर इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे तभी सही आएगा। तो देखो सीरियल नंबर लिखो सबसे पहले, कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही तो है, तो 5 तो आएंगे। तो सबसे पहले कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, 18, सबसे पहले आ गया 18, उसके बाद कौन सा है 20 है, तो ये आ गया 20, उसके बाद क्या है 22, तो आ गया 22, उसके बाद क्या है 25, तो ये आ गया 25, इसके बाद क्या है 30, तो ये आ गया 30। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो सूत्र आपका क्या आता है कि n+1/2, तो n तो कितने हैं भाई, यहाँ पर देखो n+1/2 ये सूत्र इसका, तो n 5 है ना, दे रहे 5 ही तो है भाई, गिन लो ना 5 है, तो 5 + 1 बटे कितने हो गए 2, 6 बटे कितने होगा 2, और ये मान लो तो आगे 3वां पद, तीसरा पद कौन है, तो ये तीसरा 3 नंबर पर ये है ना, एक अंडरलाइन कर लिया, ये लो, इसके सामने क्या है 22, तो माध्यिका कितनी है भाई 22, माध्यिका कितनी है 22 है। अरे उत्तर ये तीसरे नंबर पे कौन है वो उत्तर है, इसका मतलब ये है कि तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद ये है, वैल्यू जो है वो उसका उत्तर है, यानी 22 इसका उत्तर हो गया, नंबर 3 है, ठीक है। यहां से आपको मैं 2 बात और समझाने वाला हूं। पहली बात देखो, एक यहां पर एक बात लिखी थी आपने कि माध्यिका जो है वो अपने चरम मूल्यों से अप्रभावित होती है, माध्यिका अपने चरम मूल्यों से अप्रभावित होती है। चरम मूल्य कितना है इसका 30 है, कितना है 30 है। अब देखो इसको आप चेंज कर दो आपके हिसाब से, कितना भी कर दो, मैं कर दूं 60, चलो यहाँ 60 कर दिया, तो क्या n+1/2 चेंज हो जाएगा क्या, उत्तर तो 22 ही आएगा इसका। क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरे नंबर, ये जब तक इस तीसरे को आप चेंज नहीं करते हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, किसी को भी चेंज करो आप, इसके अलावा इसका मान प्रभावित नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि यदि आप इससे इसको छोटा कर देते हो, इससे इसको छोटा कर दोगे तो इससे ऊपर चली जाएगी ये, तो मान बदल जाएगा। पर चरम मूल्य का मतलब क्या होता है, बड़ा मान, माध्यिका से बड़ा कोई मान है उसको आप बदलते हो तो इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसको 100 कर दो कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसको 26 कर दो कोई प्रभाव नहीं पड़ना, 22 ही उत्तर आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चरम मूल्यों से ये क्या है अप्रभावित है, प्रभावित नहीं होगी, इसका उत्तर चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब ये। अब देखो भाई, अब बात तो ये होगी, अब एक समस्या हो रहा है क्योंकि यहां पर जो ये समक आपको दे रखी है विषम है, कैसे है विषम, तो विषम में तो n+1/2 जोड़ने में दिक्कत ही कोई नहीं आ, क्योंकि विषम में जोड़ना तो सम आ जाएगा, वो सम में भाग देना 2 को तो उत्तर सही आओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आएगा ना। पर यदि ये मान लीजिए यहां पर 6 हो, कितने हो 6, तो क्या हो गया n+1 करेंगे तो n+1/2 करेंगे तो 6 + 1 बटा कितना होगा 2, तो 7 बटे 2 बराबर 3.5, ये 3.5 आएगा। अब 3.5 तो भाई
तो क्या करो, पहले तो क्या करो, इन उतारो, फिर एक को भी एक एग्जाम्पल आप देखा, उतारो। चलो भाई चलते हैं आगे। देखो ये एक सवाल लिखा हमने, एग्जाम्पल है ये दूसरा। बीस है, 22 है, 18 है, 23 है, 24 है, 27 की माध्यिका क्या है बताओ। इनकी माध्यिका क्या है वो बताओ। तो तरीका देखो, एक बार तो आपको ये पढ़ना है, इसके अनुसार इसको करना है। सबसे पहले क्या करें, गिनो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या लगाएं, सीरियल नंबर कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटा कौन सा है, तो 18, तो नंबर 1 पे 18। नंबर 2 पे क्या आएगा, 20, तो 20 हो गया। फिर है 22, तो ये 22 हो गया। फिर है 23, फिर 23 हो गया। फिर 24, 24 हो गया। 27, 27 हो गया। यदि आपको आरोही क्रम में पहले से दिया हुआ है तो आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्ञान ढूंढने की जरूरत को नहीं है। लाग जाओ कदे भी माथा पची करना है, उल्टा शुद्ध और शाम करार काट दे रहे हो, आरोही क्रम दे रखिए अवरोही कर लिया, ऐसे नहीं करना है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो संख्या कितनी, n कितनी है, तो n इसके अंदर कितना है, तो n तो आपने पहले ही गिन लिया कि 6 है पूरी टोटल, तो 6 हो गया n। तो n + 1/2 वहां पद, यही तो है सूत्र। तो 6 हो गया, +1/2, 7 बटे कितना हो गया 2, 3.5। अब देखो 3.5 इधर आ जाओ वापस। देखो 3 और 4 इन दोनों के बीच में तो होता होगा 3.5। इसका मतलब है 22 और 23 के बीच में। तो क्या करो आप तीसरे पद को जोड़ो, थर्ड प्लस फोर्थ बटे क्या करो 2। मतलब तीसरा पद और चौथे पद के बीच में है, तो तीसरे पद को जोड़ो, चौथे पद को जोड़ो, फिर 2 का क्या करें भाग दें। तीसरा पद कितना है 22 है, और ये पद कितना है 23 है, इनको जोड़े और 2 का भाग दें, फिर जोड़ देगा 45 आ गए बटा 2। उत्तर का है 22.5, यू को क्या है उत्तर है भाई। ऐसे क्या करना है आपको, इस बार निकालना है। समझ आया सबको, अच्छी बात है। अब भाई अगले वीडियो में हम अगली श्रेणी की चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी जो है, इसके अलावा दूसरी श्रेणी जो है ना खंडित श्रेणी, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अखंडित यानी सदस्य श्रेणी की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसका जितना उपयोग आप कर सकते हो उतना उपयोग आपको इसका करना चाहिए। ठीक है, तो आज शिक्षक दिवस है। जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको मेरी तरफ से महाविद्यालय परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में एक नया मुकाम हासिल करें, ऐसी दौड़ दौड़े जो आपको ऐसे मुकाम पर लेके जाए जहां पर अन्य लोग जो हैं केवल उसके बारे में सपना देखते हैं, आपको वो प्राप्त हो। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।